हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 19। वो अपनी जगह सही है। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होनी जरूरी है। माँ बाप के नाम से तो हमें सब जानते हैं, पर कितना अच्छा लगता है जब हमारे नाम के आगे हमारी पहचान जुड़ती है, जैसे कि एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और भी बहुत से ओहदे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात कही तुमने। आदित्य जी ने अच्छा फैसला किया है। अपने सपनों के बीच उन्होंने अंकल की दी अच्छी जिंदगी को आने नहीं दिया। वो मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। देखिएगा, उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। यार, बड़ी अच्छी बात करते हो। ऐसे ही हैं हम, जिसके साथ सहज होते हैं ऐसी बातें कर लेते हैं। फिर तो मुझे आपसे रोज मिलना पड़ेगा। मुझे ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अरे, हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। डरो मत यार, तुम चाहो तो मुझे अपना छोटा भाई मानकर ये सब बातें कह सकती हो। मैं माइंड नहीं करूँगा। आप बहुत अच्छे हैं सोप। आपके साथ बात करके लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हैं। हाँ, इससे पहले मिल चुके हैं बहुत बार, गुस्से में। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। फिर ठीक है, आपके घर में कौन कौन है? चलो मिलवा देता हूँ, पास में ही मेरा घर है। इतनी सुबह सुबह? हाँ बहनें, इतनी सुबह सुबह घर आ सकती हैं? हम फिर कभी आएंगे, अभी घर चलते हैं। हाँ, जब आपका मन हो आप आ सकती हैं, अपना घर समझकर। शुभ रास्ते भर अनामिका को कुछ न कुछ बताता रहा। वह ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि अनामिका आदित्य के बारे में सोचकर फिर से उदास न हो जाए। अनामिका भी खुश थी कि उसे शुभ जैसा भाई मिला जो उसकी इतनी इज्जत करता है। अनामिका को घर छोड़कर शुभ अपने घर चला गया। अनामिका अंदर आई तो उसका मन फिर उदासी से घिर गया। घर में सब थे, बस नहीं था तो आदित्य। उसकी आंखें घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस करा रही थी। अनामिका ने महसूस किया कि यह महीना बहुत मुश्किल से निकलने वाला है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई। अवनी बाहर थी, इसलिए अनामिका ने दरवाजा अंदर से बंद किया और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। जब शीशे में खुद को देखा तो पाया उसकी आंखों में आदित्य के लिए असीम प्यार समाया हुआ था, और फिर वह उसकी आंखों से आंसू बनकर बह गया। उसे लगा जैसे आदित्य के साथ साथ उसकी सांसें भी चली गईं। ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकी, जिससे आदित्य की तंद्रा टूटी। वह उठा और फोन जेब में रखकर दरवाजे पर आया। ट्रेन से नीचे उतरा और दुकान वाले से पानी की बोतल लेकर पानी पिया। उसे अनामिका की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसके पास तो उसका फोन नंबर तक नहीं था। आदित्य ने चाय ऑर्डर की। चाय पी तो महसूस किया कि अनामिका के हाथ की बनी चाय के आगे ये सब फीका था। उसने आधी पीकर ही कप डस्टबिन में डाल दिया। मन बेचैन होने लगा तो उसने सिगरेट जला ली और पीने लगा। बस एक यही थी जिसे आदित्य छोड़ नहीं पा रहा था। ट्रेन ने हॉर्न दिया जैसे ही चलने को हुई। आदित्य ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे पर ही खड़ा वह पीछे छूटता स्टेशन देखता जा रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा एक 23-24 साल की लड़की स्टेशन पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। आदित्य रुक गया। लड़की भागते हुए उसके गेट के सामने आई और अपना हाथ देकर आदित्य से मदद मांगी। ट्रेन की स्पीड धीमी थी, लेकिन लड़की को भागना पड़ रहा था। आदित्य ने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़की ने आदित्य का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। भागने की वजह से लड़की हाँफ रही थी। उसने अपनी सांसों को सामान्य करते हुए कहा, थैंक यू यार, तुमने मेरी ट्रेन छूटने से बचा ली। मेरा ये ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी था। इट्स ओके कहकर आदित्य अंदर जाने लगा तो लड़की ने अपना हाथ आदित्य की ओर बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम इशिका सोनी एंड यू? आदित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम आदित्य व्यास है। व्हाट? इतना एटीट्यूड यार, लड़की ने मन ही मन कहा और अपना हाथ वापस खींच लिया। आदित्य जाने को हुआ तो लड़की ने कहा, क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकती हूँ? वाह, वो क्या है ना, मदद करने वाले को मैं हमेशा याद रखती हूँ। कहते हुए लड़की ने बिना आदित्य की परमिशन के उसकी तस्वीर ले ली। आदित्य वहां से चला गया और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनामिका का ख्याल चल रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आदित्य ने ओपन किया तो मुस्कुरा उठा। मैसेज आकाश का था।
उसने आदित्य को रात वाली फोटो भेजी जिसमें आदित्य और अनामिका साथ साथ थे और नीचे लिखा था, आई नो मिस कर रहा होगा तू इसे। जवाब में आदित्य ने लिखकर भेज दिया, हाँ बहुत ज़्यादा, एंड लव यू फॉर दैट बिग, मिस यू टू, जल्दी आना पापा से, तुम दोनों के रिश्ते की बात भी करनी है। आकाश ने मैसेज भेजा और ऑफलाइन हो गया। आदित्य तस्वीर को देखकर अपना मन बहलाने लगा, पर ट्रेन के उस डिब्बे में कोई और भी थी जो उसे देखकर अपना मन बहला रही थी। अनामिका उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। दोपहर में जब वह खाना खाने नीचे नहीं आई तो राधा ऊपर उसके कमरे में आई। अनामिका बिस्तर पर बैठी थी, उसका मुंह बालकनी की ओर था। राधा आकर उसके बगल में बैठ गई और कहा, क्या हुआ, आदित्य की याद आ रही है क्या? राधा के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर अनामिका घबरा गई और हैरानी से राधा की ओर देखने लगी। तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? सब दिखता है, बस मैं कुछ कहती नहीं। क्या पता है आंटी? अनामिका ने डरते डरते पूछा। यही कि तुम और आदित्य दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और आज जब वो यहाँ नहीं है तो तुम उसे मिस कर रही हो। अनामिका ने सुना तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है आंटी। हाँ ऐसा ही है, वो पहले अपनी आदत डाल देता है और फिर अचानक से दूर चला जाता है, पर वो जल्दी आएगा। राधा ने प्यार से अनामिका के गाल को छूकर कहा, नीचे चलकर खाना खा लो, फिर हम घूमने बाहर चलेंगे। राधा ने उठते हुए कहा तो अनामिका उनके साथ नीचे चली आई। डाइनिंग की जिस कुर्सी पर आदित्य बैठता था वो आज खाली थी, जिसे देखकर अनामिका एक बार फिर उदासी से घिर गई। राधा ने उसे बैठने को कहा और उसके लिए खाना लगा दिया। मुश्किल से खाना अनामिका के गले से नीचे उतरा। खाना खाकर वह राधा के पास ही बगीचे में चली आई। वहां जाकर कुछ वक्त के लिए वह सब भूल गई और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। देर रात ट्रेन स्टेशन पर रुकी। आदित्य का सब्र अब जवाब दे चुका था। वह उठा, गाड़ी से उतरा। देखा स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग हैं, वो भी ठंड में सिकुड़े हुए यहाँ वहाँ बैठे हैं। ट्रेन की किसी वजह से आधा घंटे वहीं रुकने वाली थी। आदित्य पास पड़ी एक खाली बेंच पर आ बैठा। उसने जेब से फोन निकाला और घर का नंबर लगाया। 2 रिंग के बाद राधा ने फोन उठाया तो आदित्य ने उनसे कुछ देर बात की। तभी राकेश आ गए। उन्होंने बात की, फोन रख दिया। आदित्य जिस आवाज को सुनना चाहता था वह तो सुन नहीं पाया। उसने कुछ देर बाद फिर से फोन लगाया। इस बार फोन दादाजी ने उठाया, लेकिन उनकी आवाज सुनकर आदित्य ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद कांपती उंगलियों से फिर से फोन लगाया। इस बार फोन अनामिका ने उठाया था। दरअसल अनामिका किसी काम से नीचे आई थी और फोन के पास से गुजर रही थी, तो उसने उठाकर कहा, हेलो। आदित्य का दिल वहीं थम गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। पूरे 16 घंटे बाद वह अनामिका की आवाज सुन रहा था, वह आवाज जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? अनामिका ने बहुत नम्रता से कहा। आदित्य का दिल भर आया। वह बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिन्हें रोकने के लिए उसने एक ठंडी सांस ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, आदित्य जी। आदित्य ने अनामिका के मुंह से अपना नाम सुना तो दर्द में भी मुस्कुरा उठा। अनामिका उसकी आवाज से उसका हाल न जान ले, ये सोचकर उसने फोन काट दिया और अपना हाथ अपने होठों पर लगा लिया। आदित्य ने अनामिका की तस्वीर देखते हुए कहा, जो मुझे मेरी सांसों से पहचान सकती है वो लड़की कितना समझती होगी मुझे। आदित्य ने फोन काट दिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी तर गई। इतनी तड़प आज से पहले उसने किसी के लिए भी महसूस नहीं की थी। शायद जितनी आज कर रहा था। उसका दिल किया अभी वापसी की ट्रेन पकड़े और घर चला जाए अपनी अनामिका के पास, लेकिन ये आसान नहीं था। आदित्य ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों आया। अपनी भावनाओं को काबू में करना अब शायद उसके बस में नहीं था। कुछ देर बाद एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कॉफी पियेंगे? आदित्य ने सामने देखा, इसी का अपने हाथ में कप लिए खड़ी थी। आदित्य ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स। तुम कॉफी नहीं पीते या मैं लाई हूँ इसीलिए मना कर रहे हो? मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। यूँ चाय कौन पीता है आजकल? यशिका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और आदित्य के बगल में बैठ गई।
आदित्य ने इशिका में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके दिमाग में तो बस अनामिका का ख्याल था। आदित्य को खामोश देखकर इशिका ने कहा, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ, ग्रेट, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ, 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए। फिर वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इशिका ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा। गुड, आदित्य ने कहा और उठकर वहां से चला गया। इशिका को आदित्य का इस तरह का इग्नोर करना सही नहीं लगा, तो उसने अपने आप से ही कहा, कितना एटीट्यूड है यार इसमें, लेकिन दिल आ गया है यार इस पे। ऐसी पर्सनालिटी आज से पहले कहीं नहीं देखी। तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी मिस्टर रूड। इशिका ने मुस्कुराते हुए जैसे ही साइड में देखा, उसकी नज़र टेबल के नीचे गिरी एक चमचमाती चीज पर गई। उसने उसे उठाकर देखा, वो किसी ब्रेसलेट जैसा था। इशिका ने उसे गौर से देखा और फिर जेब में रख लिया। ट्रेन अपना हॉर्न दे चुकी थी। इशिका उठी और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी सीट आदित्य के आगे वाले डिब्बे में थी, लेकिन उसने आदित्य के आने से पहले ही आदित्य के सामने बैठे आदमी से अपनी सीट चेंज कर ली, ताकि वह उससे बातचीत कर सके। जब आदित्य आया तो इशिका को अपने सामने वाली सीट पर देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उदास सा चेहरा लिए वह खिड़की के बाहर देखता रहा। ट्रेन चल पड़ी। आदित्य ने अपना फोन निकाला, कानों में ईयरफोन लगाया और फिल्म चला ली। कुछ देर देखने के बाद उसकी उदासी कुछ दूर हुई। इस बीच उसने एक बार भी इशिका की ओर नहीं देखा। थक हार कर इशिका सो गई। आदित्य की भी आंखें मूंदने लगी तो वह सो गया। ट्रेन के देरी से चलने की वजह से वह सुबह के 4 बजे दिल्ली पहुंची। आदित्य उठा और अपना जैकेट और सामान व्यवस्थित किया। अगले स्टेशन पर उसे उतरना था। जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ पर गई, हाथ पर बंधा ब्रेसलेट गायब था। आदित्य परेशान हो गया और इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसे ब्रेसलेट कहीं नहीं मिला। आदित्य, ये वही ब्रेसलेट था जो अनामिका ने उसे दिया था। आदित्य ने उसे खो दिया ये जानकर वह और भी परेशान हो गया और उसे ढूंढने लगा। इशिका की आंख खुली तो उसने देखा आदित्य कुछ ढूंढ रहा है। वह उठकर बैठ गई और आदित्य को देखती रही, जो कि बहुत परेशान था। साथ में बैठे बाकी पैसेंजर्स ने पूछा, लेकिन आदित्य ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। आदित्य ने उदास मन से अपना बैग और जैकेट उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। जिस ब्रेसलेट को वह ढूंढ रहा था वह उसे नहीं मिला। आदित्य स्टेशन पर खड़े होकर सोमित जीजू को फोन करने लगा। जीजू को अपने पहुंचने की जानकारी देकर आदित्य ने जैसे ही फोन रखा, इशिका उसके सामने आई और अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालकर आदित्य के सामने करते हुए कहा, कहीं तुम इसे ही तो नहीं ढूंढ रहे हो? ये तुम्हें कहाँ मिला? आदित्य ने इशिका के हाथ में अपना ब्रेसलेट देखा तो उसकी जान में जान आई और उसने उसे उसके हाथ से ले लिया। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात वहाँ बेंच के नीचे गिरा मिला था, शायद तुम्हारे हाथ से निकल कर गिर गया होगा। थैंक्स, आदित्य ने ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, तुम इस मामूली सी चीज के लिए इतना परेशान हो रहे थे, ये इतनी खास है क्या? नहीं, पर इसे देने वाला बहुत खास है। आदित्य पहली बार इशिका के सामने मुस्कुराया। दैट्स ओके, बाय द वे मैं चलती हूँ, नाइस टू मीट यू। इशिका ने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तो आदित्य ने भी हाथ मिलाते हुए उसे अलविदा कहा और स्टेशन से बाहर आ गया। कुछ देर बाद सुमित जीजू आ गए, साथ में काव्या भी थी। आदित्य को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आए और इधर उधर ढूंढते हुए कहा, अनु दीदी नहीं आई आपके साथ? आदित्य उसके सामने घुटनों पर बैठा और कहा, वो इंदौर में है ना, उसके एग्जाम्स है, इसलिए वो बाद में आएगी। हाँ ठीक है, काव्या ने उदास होकर कहा तो आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आकाश मामू की शादी में चलेंगे ना, तब मिल लेना अपनी अनु दीदी से। और भाई साले साहब, कैसा रहा सफर? सुमित जीजू ने आदित्य के पास आकर पूछा। बहुत बोरिंग था, आदित्य ने काव्या को नीचे उतारते हुए कहा। क्यों, कोई मिली नहीं ट्रेन में? जीजू ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। क्या जीजू आप भी? अरे भाई, लड़कियां बेचारी क्या करें, तुम ही इतने सख्त बने हुए हो, कहीं पिघलते भी नहीं। मैं सख्त ही ठीक हूँ जीजू, अब घर चले या सारी बातें यहीं कर लोगे? हाँ चलते हैं, तुम्हारी दीदी भी घर पर इंतजार कर रही है। और काव्या आदित्य के साथ वहां से निकल गए। इंदौर, आदित्य का घर।
रात भर करवटें बदलने के बाद अनामिका को नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। आज पहली बार अनामिका देर से उठी थी। वह उठकर नहाने चली गई। तैयार होकर नीचे आई तब तक राधा सबके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। अनामिका सीधे किचन में चली आई। राधा ने देखा तो कहा, उठ गई बेटा, एक काम कर दोगी, थोड़ी चाय बना दो दादाजी के लिए। जी आंटी, कहकर अनामिका चाय बनाने लगी। उसे याद आया आदित्य के भी सोकर उठने का टाइम हो गया है, तो उसने पतीले में थोड़ा दूध और डाल दिया। उसने चाय बनाई और 2 कप निकाली। आज उसने पहले ही चाय चख कर देखी। आज चाय मीठी थी। अनामिका मुस्कुराई और दोनों कप ट्रे में रखकर जैसे ही जाने लगी, राधा ने कहा, अरे अनामिका, सिर्फ दादाजी को चाय देनी है तो ये दूसरा कप किसके लिए? आदित्य जी के लिए, अनामिका ने तपाक से कहा। राधा मुस्कुराई और उसके पास आकर प्यार से उसका गाल छूकर कहा, बेटा आदित्य यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। जैसी अनामिका को सब याद आया, उसका चेहरा उदासी से घिर गया। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर एक हिल उठी। उसने एक कप निकाल कर रख दिया और दूसरा कप लेकर दादाजी की ओर बढ़ गई, जो कि बालकनी में बैठे धूप सेक रहे थे। अनामिका ने उन्हें चाय दी और जैसे ही जाने लगी, दादाजी ने कहा, सुनो अनामिका। जी दादू, यहाँ आकर बैठो। अनामिका आकर उनके सामने बैठ गई तो दादाजी ने बड़े गौर से उसका चेहरा देखने के बाद कहा, परेशान क्यों हो? नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है दादू, हम सच कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, नाश्ता किया तुमने? जी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे। कोई बात नहीं, वैसे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना दादू। तुम मुस्कुराती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो, ऐसे उदास उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दादू की बात सुनकर अनामिका मुस्कुरा दी और कहा, ये लीजिए अब ठीक है। हाँ अब लग रही हो तुम मेरी अच्छी वाली अनामिका। आपने नाश्ता किया? हाँ मैंने कब का ही कर लिया। जाओ तुम भी जाकर कर लो। हाँ ठीक है। अनामिका उठकर चली गई। दादाजी अपनी चाय पीते हुए बाहर देखने लगे। दादी माँ मंदिर गई हुई थी। राकेश और आकाश ऑफिस जा चुके थे। राधा अपने काम में लगी थी और अवनी अनामिका अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने में व्यस्त थी। 2 दिन बाद दोनों के फाइनल्स के एग्जाम थे। अब अनामिका को डिस्टर्ब करने वाला आदित्य भी नहीं था। दोपहर में दरवाजे पर बेल बजी। राधा ने दरवाजा खोला तो सामने एक पार्सल लिए लड़का खड़ा था। जी कहिए, राधा ने लड़के से कहा। मैडम, ये अनामिका राजपूत के लिए पार्सल है। एड्रेस यहीं का है, उन्हें बुला देंगे आप? लड़के ने बड़ी शालीनता से कहा। ठीक है, कहकर राधा अंदर आई और अनामिका को बुलाने गई। जैसी अनामिका और राधा वापस आई, लड़का वहां से जा चुका था। पार्सल नीचे जमीन पर रखा हुआ था। राधा ने इधर उधर देखा लेकिन लड़का कहीं नजर नहीं आया तो उसने कहा, अजीब लड़का है, कहाँ चला गया? अनामिका ने पार्सल उठाया और खोलने लगी। जैसे उसने उसे खोला, उसकी चीख निकल गई और उसने डिब्बा दूर फेंक दिया। उसे डरा हुआ देखकर राधा ने कहा, क्या हुआ अनामिका? अनामिका कुछ बोल नहीं पाई, बस उसने कांपते हुए हाथ से नीचे गिरे डिब्बे की ओर इशारा कर दिया। राधा उसके पास आई और जैसे उसने डिब्बे में रखा सामान देखा, एक पल के लिए उसकी सांस भी अटक गई। डिब्बे में एक गुड़िया थी जो कि लाल रंग से सनी हुई थी। उसके साथ में एक कागज का टुकड़ा भी था। राधा ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। जिस अच्छी जिंदगी के सपने तुम देख रही हो, वो मैं तुम्हें इतनी आसानी से हासिल नहीं होने दूंगा। इस गुड़िया की जगह तुम भी हो सकती हो। राधा ने जैसे वो पर्ची पढ़ी, उसने तुरंत उसे अपने साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और अनामिका के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, किसी ने तुम्हारे साथ भद्दा मजाक किया है बेटा, चलो अंदर चलो। लेकिन आंटी, हम तो यहाँ किसी को ज्यादा जानते भी नहीं, फिर हमारे साथ भला ऐसा कोई क्यों करेगा? इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा, चलो अंदर चलते हैं। राधा अनामिका को अंदर ले आई। अंदर आकर उसने रघु से बाहर पड़े डिब्बे को डस्टबिन में डाल देने को कहा। अनामिका अपने कमरे में चली आई, लेकिन अब उसके मन में बार बार उस पार्सल का ख्याल आ रहा था। आखिर किसने भेजा होगा वो, और क्यों भेजा होगा? उसे सोच में डूबा देखकर अवनी ने कहा, क्या हुआ अनामिका? अवनी, किसी ने हमें लाल रंग से सनी गुड़िया भेजी। क्या? पर किसने? हमें भी नहीं पता किसने भेजी है।
पार्सल पर किसी का नाम पता नहीं था। अनामिका और परेशान हो गई। किसी ने तुम्हें डराने के लिए मजाक किया होगा। ऐसा मजाक? अनामिका अब भी डरी हुई थी। हाँ, हमारे पड़ोस के बच्चे कभी कभी ऐसी ऊटपटांग हरकत कर देते हैं, तुम टेंशन मत लो। अवनी ने अनामिका को डरा हुआ देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। हाँ, अनामिका ने कहा और वहां से उठकर खिड़की के पास आ गई। खिड़की के बाहर वह नीचे देखने लगी। रघु उस डिब्बे को उठाकर ले जा रहा था और ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया। अनामिका वहीं खड़े खड़े डस्टबिन को देखते हुए सोचती रही कि आखिर कौन उसके साथ ऐसा मजाक करेगा। दिल्ली में सोमित का घर गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। आदित्य, जीजू और काव्या गाड़ी से बाहर आए। तनु उनका दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आदित्य ने आकर उनके पैर छुए और सभी अंदर चले आए। दिल्ली जैसे आबादी वाले शहर में घर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सोमित के पूर्वजों का घर था, इसलिए उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। घर काफी अच्छा था। 3 रूम, किचन, बालकनी, हॉल और एक गेस्ट रूम था। आदित्य को घर काफी पसंद आया। एक रूम सोमित और तनु का था, दूसरे में काव्य का सामान था और तीसरा रूम तनु ने आदित्य के लिए सेट करवा दिया था। आदित्य ने अपना सामान रखा और घूमकर रूम देखा। उसे कमरा बहुत पसंद आया। आदित्य, तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। तनु ने उसे टॉवेल और साबुन पकड़ाते हुए कहा। आदित्य बाथरूम की ओर बढ़ गया और तनु कमरे से बाहर आकर किचन की ओर, सोमित भी किचन में आकर उसकी हेल्प करने लगे और काव्या बाहर सोफे पर बैठी अपने डॉल के साथ खेलने में बिजी थी। आदित्य नहा कर आया तब तक अनु ने नाश्ता लगा दिया था। सभी डाइनिंग के पास आकर बैठ गए। तनु ने आदित्य और सोमित की प्लेट में नाश्ता परोसा और कहा, खाकर बताइए आदित्य साहब, कैसा बना है। आदित्य मुस्कुराया और कहा, क्या दी, मुझे पता है आपके हाथों का टेस्ट और माँ के हाथ का टेस्ट सेम है। नो डाउट बहुत अच्छा बना होगा। साले साहब, थोड़ी मेहनत मेरी भी है, सोमित ने कहा। मम्मा, पापा, मामू को पहले खाने तो दो, तभी तो बताएंगे कैसा बना है, छोटी काव्या ने कहा तो सब हंस पड़े। सभी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए आदित्य ने सोमित से कहा, जीजू वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म का कहा था मैंने आपसे, मिला? अरे वो तो मैंने कल ही मंगवा लिया था। मेरा दोस्त है ना जयेश, उसके पापा लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स बोलकर पराया न करो साले साहब। अरे जीजू, आप ना मुझे पहले ये साहब साहब बुलाना बंद करो। आप भी दीदी की तरह आदित्य बुलाया करो ना। अरे साले साहब, वैसे एक नाम और सुना है मैंने आपका। क्या? वो आकाश की सगाई में कोई थी जो आपको सड़ू कहकर बुला रही थी? कौन लड़की? आदित्य ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे वही जिसकी गर्दन के 10 इंच नीचे तिल था, जीजू ने शरारत से कहा, जिसे तनु मुस्कुराने लगी और आदित्य का मुंह देखने लायक हो गया। ये सुनकर तनु ने कहा, अनामिका को भी अपने साथ ले आते, वो भी मिल लेती हम लोगों से। उसके कॉलेज के एग्जाम से दी, कभी उसे और अवनी को घुमाने साथ ले आऊंगा। आदित्य ने बिना तनु की तरफ देखे हुए कहा। सोमित की कही बात से उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तनु ने देखा तो कहा, आदित्य बुरा मत मानना, इनको आदत है मजाक करने की। इट्स ओके दी। अच्छा आदित्य, आकाश की शादी की डेट फिक्स हुई? मेरा तो बहुत मन है उसकी शादी में आने का और स्पेशली अनामिका से मिलने का। सच कहूँ तो वो बहुत अच्छी है, पहली मुलाकात में ही उसने हम सबका दिल जीत लिया। सोमित जीजू ने कहा। हाँ, ये बात सही कही इन्होंने। कुछ तो बात है अनामिका में, उससे मिलकर लगा ही नहीं कि वो अवनी की दोस्त है। ऐसा लगा जैसे हमेशा से हम सबके बीच रहती आई हो। अरे मम्मा, क्योंकि वो एंजल है और एंजल तो सबको अच्छी लगती है ना, काव्या ने कहा। लेकिन आदित्य मन ही मन सबसे अनामिका के लिए अच्छा सुनकर उसे खुशी हो रही थी। नाश्ता करने के बाद आदित्य सोमित जीजू के साथ हॉल में आकर बैठ गया। तनु घर के काम निपटाने लगी और काव्या फिर से अपनी गुड़िया के साथ खेलने में बिजी हो गई। सोमित जीजू ने एंट्रेंस का फॉर्म आदित्य को दिया और उसे बाकी जानकारी देने लगे। सफर में थकान की वजह से आदित्य को नींद आने लगी थी। उसने फॉर्म फिल करके जीजू को दे दिया और खुद सोने चला गया। कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट गया। नींद से आंखें बोझिल थीं, लेकिन अनामिका का ख्याल अब भी उसके जहन में घूम रहा था। उसने हाथ पर बंधे अनामिका के दिए
ब्रेसलेट को देखा और मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में चला गया। शाम को देर तक आदित्य सोता रहा। उधर अनामिका भी उसे याद करते हुए वक्त काटती रही। शाम को अवनी उसे बाहर घुमाने ले गई, जिससे अनामिका का मन कुछ शांत हो गया। उधर जीजू भी आदित्य को लेकर अपने दोस्त से मिलने चले गए। वापस आते आते रात हो चुकी थी। घर आकर उसने खाना खाया और छत पर चला आया। अनामिका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने घर पर फोन लगाया। सबसे बात की तो अच्छा लगा। आकाश से बात करते हुए उसने कहा, भाई हाँ बोलो। वो मैं पूछ रहा था, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तुझे गए अभी एक ही दिन हुआ है, 1 साल नहीं जो ऐसे पूछ रहा है। आकाश की बात सुनकर आदित्य झेप गया। सीधा सीधा अनामिका के बारे में कैसे पूछता, इसलिए घुमा फिरा के पूछ रहा था। आकाश को उसकी इस हालत पर बहुत हंसी भी आ रही थी और दया भी। आदित्य ने थोड़ी हिम्मत की और पूछ लिया, अनामिका कैसी है? ये लो खुद ही पूछ लो, कहते हुए आकाश ने फोन अनामिका को दे दिया, जो कि अवनी के साथ सीढ़ियों से आ रही थी। अनामिका के नाम से आदित्य का दिल धड़क उठा। अनामिका ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो। अनामिका की आवाज़ जैसे ही आदित्य के कानों में पड़ी, आदित्य ने आंखें मूंद ली। उस आवाज़ को खुद में बहुत गहरे तक महसूस करना चाहता था शायद। उसने धीरे से कहा, कैसी हो? ठीक है, आप कैसे हो? अब ठीक हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी सब सूना सूना लग रहा है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमें भी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अच्छा सुनो, पार्सल मिला। पार्सल का नाम सुनकर अनामिका को सुबह वाला वाकया याद आ गया। उसने हैरानी से कहा, वो पार्सल आपने भेजा था? हाँ, पसंद आया? दोबारा ऐसा वाहियात मजाक हमसे मत कीजिएगा, कहती हुए अनामिका ने फोन काट दिया।